Hello friends, welcome back to your UPSC. In the last lecture we studied about all the internal and external forces acting on our earth's surface. For today's lecture we are going to look into composition, structure, properties, etc. of the air. So let's get started. तो ये है अपना चैप्टर एयर. Now see, we all know एयर किस में आएगा? अपने एटमॉस्फेयर में. ओके तो एयर वाला जो पार्ट है वो अपन किस में कंसिडर करते हैं? वो अपन एटमॉस्फेयर में कंसिडर करते हैं. तो एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ द ह्यूज ब्लैंकेट कवरिंग आर अर्थ, सराउंडिंग आर अर्थ. ओके अब जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अर्थ में, वेदर इट बी प्लांट्स, वेदर इट बी एनिमल्स, जो भी हैं, ये सब क्या है? ये एयर पे डिपेंडेंट हैं. ओके सो एयर नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद एटमॉस्फेयर इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद द एयर टू ब्रीथ, बट अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं जो कि स्पेस से आती हैं, स्पेशली सन से, वो उससे अपन प्रोटेक्ट नहीं हो पाते. ओके तो क्या है, इस ब्लैंकेट के प्रोटेक्शन के बिना क्या होता? सुबह के टाइम पे हीट इतनी ज़्यादा होती सन की कि वी वुड हैव बीन बेक्ड अलाइव. ओके और रात को टेम्परेचर वुड हैव फॉलन बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ओके तो रात को तो अपन जम जाते और सुबह अपन जल जाते. ओके इफ़ एटमॉस्फेयर वाज नॉट प्रेजेंट. तो मास ऑफ द एयर जो है उसने जो टेम्परेचर है अपनी अर्थ का, वो इस तरीके से मॉडरेट किया है दैट इट इज़ सूटेबल फॉर सर्वाइवल और फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ओके लाइफ एटमॉस्फेयर की वजह से, जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड हुआ है उसकी वजह से लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ. ओके नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर अगर अपन देखें तो इसमें अपन देखेंगे कौन सी गैस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पे. सो वी हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये क्या है? ये मेजर गैसेस हैं अपने अर्थ पे, ये बल्क में प्रेजेंट हैं. ओके तो उसके अलावा आती है अपने कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ओजोन, आर्गन एट्सेट्रा. ये काफ़ी कम क्वांटिटी में है. ओके अब इन गैसेस के अलावा अदर पार्टिकल्स हैं, जैसे कि अपने वाटर वेपर हो गए, अपने डस्ट पार्टिकल्स हो गए. ओके ऑल दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर. तो वी हैव, जैसा कि इस पाई चार्ट में दिखा रखा है अपने को, वी कैन सी इन दिस पाई चार्ट कि नाइट्रोजन जो है वो अपना 78% है. तो मेजर जो कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर में, तो मेजर पार्ट किसका है? नाइट्रोजन का. आफ्टर दैट वी हैव ऑक्सीजन, दैट इज़ 21%. ओके कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस दे आर क्वाइट लो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है अपना 0.03% ओनली. ओके एंड इतना कम होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड क्या है अपना ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूड किया जाता है. नाउ सी ग्रीन हाउस एग्जैक्टली होता क्या है? सी इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो यहाँ पे हीट की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. हीट काफ़ी अबंडेंट है. बट इफ़ यू लुक इनटू द टेम्परेट जोन, तो वहाँ पे क्या होता है? हीट कम आती है. वाई? बिकॉज सन की रेज़ स्लांट है वहाँ पे. ओके डायरेक्ट सन रेज़ नहीं पड़ती हैं. तो क्या है, वहाँ पे प्लांट्स को उगाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? एक कांच के घर को बनाते हैं. कांच का घर बनाते हैं जिसमें क्या होता है? सनलाइट आती है. अब सनलाइट आएगी तो विद सनलाइट कम्स द हीट. लाइट के साथ हीट भी आती है. बट क्या होता है? ये लाइट अंदर तो आ जाती है, अंदर तो आ गई ये लाइट आराम से हीट के साथ. बट ये जो लाइट है, ये जो हीट है अपनी रेज़, ये वापस नहीं जा पाती. दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड दिस ग्रीन हाउस. ओके तो इसको अपन कहते हैं ग्रीन हाउस. रियल में ग्रीन हाउस ये होते हैं. ओके
नाउ कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ इसी तरीके से काम करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये बाहर से आने वाली हीट को, जो अपने सन रेज से जो हीट आ रही है अपनी, उसको आने देती है। बट एज सून एज जब अपनी हीट वापस जाती है, जब वापस जाती है अपनी रेज, जो सन रेज वापस जाती हैं, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उन रेज को ट्रैप कर लेती है। ओके, तो व्हेन इट ट्रैप्स दिस वेव्स, दीज वेव्स, हीट वेव्स, तो क्या होता है, धीरे 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 जो टेम्परेचर है अपनी अर्थ का, वो राइज होने लग जाता है। तो अब इसकी वजह से क्या है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, पहले क्या होता था कि पॉल्यूशन नहीं था, जिसकी वजह से क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड एक फिक्स अमाउंट में था अपने एटमॉस्फेयर में। तो क्या था, इतनी हीट तो अपने को रिक्वायर्ड है, वरना अगर सारी की सारी हीट वापस से रेडिएट हो जाएगी अर्थ में से, तो क्या होगा, रात में अपन फ्रीज हो जाएंगे। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स अस इन ट्रैपिंग दिस हीट, जिसकी वजह से अपना जो इन्वायरमेंट है वो वार्म रहता है। ओके, वार्म रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती और पूरी की पूरी जो हीट रेडिएशंस हैं वो वापस से चली जाती, तब तो अर्थ ठंडी हो जाती। ओके, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप करती है। बट अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो हीट जो है वो ज़्यादा ट्रैप होने लग गई। ओके, अब जब हीट ज़्यादा ट्रैप होने लग गई, तो जो टेम्परेचर चाहिए था अपने को अर्थ का, ओके, वार्म टेम्परेचर चाहिए था अर्थ का, वो क्या हो गया, टेम्परेचर राइज होने लग गया। बिकॉज ऑफ मोर ट्रैपिंग ऑफ हीट, टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो ये जो टेम्परेचर अपना इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन, इसको कहते हैं अपन ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो गैसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी गैसेस हैं, ये क्या हैं, दे आर ग्रीन हाउस गैसेस दैट ट्रैप्स द heat radiation leading to increase in temperature of our earth. ओके, ये तो था ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट। अब अपन देखते हैं इन सारी गैसेस को। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है सॉरी, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब अपन इनहेल करते हैं, अपन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, वी टेक ऑल दीज गैसेस। ओके, तो एयर, एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर प्रेजेंट है वो सब अपने अंदर जा रही हैं। ओके, तो जब अपन पॉल्यूटेड एरिया में, कंजस्टेड एरिया में, ट्रैफिक जाम में फंसे होते हैं, तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, दिस स्मोक एंड ऑल, अपने को घुटन महसूस होने लग जाती है। ओके, तो नाइट्रोजन ये अपन इनहेल करते हैं, तो सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपने लंग्स में जाता है। ओके, और फिर अपन उसे एक्सहेल कर देते हैं। बट प्लांट्स क्या है, उनको नाइट्रोजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। ओके, तो ये नाइट्रोजन को सिर्फ डायरेक्टली नहीं लेते एयर से, बल्कि आप देखेंगे जो रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स होती हैं, उसमें कई सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। एंड दीज बैक्टीरियाज ये क्या करते हैं, एयर से नाइट्रोजन को लेके उसको चेंज कर देते हैं इस फॉर्म में कि प्लांट उसे यूज़ कर सके। ओके, कि प्लांट उस मिनरल को, सॉरी, नाइट्रोजन को ले सके अपने यूज़ के लिए। तो जो बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, उन्हें अपन कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। ओके, अब नाइट्रोजन तो था सबसे अबंडेंट अमाउंट में, दैट वाज 78%। उसके बाद आता है अपना ऑक्सीजन, सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर और इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑक्सीजन। तो ह्यूमन हो, एनिमल हो, दे टेक एयर। ओके, ये क्या करते हैं, एयर लेते हैं, तो ये ब्रीथ करते हैं। तो क्या है, इसमें अपन मेनली ऑक्सीजन लेते हैं, वी ब्रीथ सो दैट ऑक्सीजन अपने अंदर जा सके। और फिर उसके बाद पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद क्या है, अपन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ओके,
तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स दे प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन। वो कैसे अपने को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, सी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है, उसमें जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट इज़ रिक्वायर्ड, ओके, खाना बनाने के लिए जो कि पूरा प्रोसेस है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पूरा करने के लिए द प्लांट रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो O2 मतलब ऑक्सीजन इट इज़ लेफ्ट एज अ रेसिड्यू, ओके, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन रेसिड्यू की तरह बच जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड, ओके। तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उनको एंड प्लांट्स गिव्स अस ऑक्सीजन। इस तरीके से क्या होता है, जो ऑक्सीजन कंटेंट है एयर का वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अपन ऑक्सीजन जो यूज़ कर रहे हैं तो अपन ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, एक्सहेल नहीं कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के बाद, पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो वी रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स टू कन्वर्ट and gets converted in the whole process, the residue left is oxygen, okay। तो इस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो इस वजह से क्या है, अगर अपन ट्रीज़ को कट करेंगे तो ये जो बैलेंस है, जो कंसिस्टेंसी का बैलेंस है कि अपन जो ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये जो बैलेंस बना हुआ है, दिस इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब्ड इफ़ वी कट द ट्रीज़। ऑक्सीजन के बाद सेकंड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मैंने आपको बता दिया वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है, वो तो अब ये अबंडेंट मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो गई, दैट इज़ वाई द टेम्परेचर इज़ राइजिंग, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज कि अपन इस अर्थ पे सरवाइव कर पा रहे हैं, ओके। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड it is released during respiration, it is released during burning of fuels, coal etc. तो क्या था पहले, क्या था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपन रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ लेते थे, या फायर बर्निंग एंड ऑल के लिए अपन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती थी, ओके, रेस्पिरेशनल प्रोसेस में, बर्निंग प्रोसेस में। बट नाउ वी आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, वी हैव प्लांटेड इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल, और इसकी वजह से क्या है, अपन ने प्लांट्स को कट कर दिया, ओके। तो अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होने के तो सारे मेथड्स यूज़ कर लिए, ओके, कि अपन ने ऑटोमोबाइल्स लिया, अपन ने इंडस्ट्रीज सेटअप कर दी, ये सारी चीज़ें हो गई, बट वी हैव कट द ट्रीज़, जिनकी वजह से क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता था, ओके। अब जब ट्रीज़ को कट कर दिया अपन ने और कार्बन डाइऑक्साइड किस में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एबनॉर्मली राइज हो गया है, जिसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है अर्थ का, ओके। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो वेदर और क्लाइमेट है अर्थ का, इट इज़ गेटिंग अफेक्टेड। आगे चलते हैं। नाउ वी आर लुकिंग इनटू स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है ना, सी एयर के अर्थ को एनवेलप किए हुए अपना एटमॉस्फेयर, एंड दिस एटमॉस्फेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, ओके। इसको 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो वी हैव ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर सबसे पास में है, ओके। लैंड सरफेस से लेके अपना जो ट्रोपोस्फेयर है वो 13 किलोमीटर तक इसकी एवरेज हाइट रहती है, ओके।
13 किलोमीटर, 0 to 13 किलोमीटर्स तक अपना ट्रोपोस्फेयर है और इसमें ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट है और इसकी डेंसिटी कंसिडरेबल डेंसिटी है। इसी लेयर में अपन ब्रीद एंड ऑल कर सकते हैं। सारे जो वेदर फिनोमेनास होते हैं जैसे कि रेनफॉल हो गई, फॉग हो गया, हेल स्टॉर्म एंड ऑल, दे अकर इन दिस लेयर ओनली। ओके, ये हो गया अपना ट्रोपोस्फेयर और यहाँ पे क्या है, सारे वेदर एंड ऑल दीज फिनोमेना टेक प्लेस और इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर्स तक। ओके, अब नेक्स्ट आता है अपना स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ सी, स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो जाता है। ओके, तो जो इंटरमीडिएट जो एरिया हो गया, मतलब जो पार्ट हो गया, इसको अपन कहते हैं ट्रोपोपॉज। दैट मीन्स यहाँ से क्या है, अपना ट्रोपोस्फेयर ख़त्म हो गया एंड स्ट्रेटोस्फेयर इट हैज़ स्टार्टेड। अब स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर्स तक। ओके, 50 किलोमीटर्स तक एंड दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। ओके, इसमें लगभग कोई क्लाउड्स नहीं है। थोड़े अमाउंट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं जिनके बारे में अपन ने ओजोन डिप्लेशन के टाइम बात की थी। ओके, तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, बट जो टोटल उसमें अगर अपन कंसिडर करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट फ्री विथ क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमेना। तो क्लाउड्स नहीं होंगे और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो इससे एसोसिएटेड जो वेदर फिनोमेनास है ऑब्वियसली वो भी नहीं हो पाएंगे। तो जब वेदर फिनोमेना या क्लाउड्स यहाँ पे नहीं है स्ट्रेटोस्फेयर में, तो क्या है, प्लेन्स जो हैं, प्लेन्स उड़ते हैं तो वो क्लाउड्स के अंदर नहीं उड़ सकते। और वेदर फिनोमेनास जैसे कि स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड ऑल, ये जो होते हैं ये यहाँ पे नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं है। तो इस वजह से एरोप्लेन्स जो हैं अपने, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। तो आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग इज़ इन स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, स्ट्रेटोस्फेयर में ही अपनी ओजोन गैस लेयर है। ओजोन गैस जो कि हेल्पफुल ओजोन है अपना, जो कि डिप्लीट हो रहा है अब बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ओके, तो ओजोन लेयर है अपनी स्ट्रेटोस्फेयर में जो कि अपने को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। नाउ सी, 50 किलोमीटर्स के बाद स्टार्ट होता है अपना मीजोस्फेयर। नाउ बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर वी हैव अ इंटरमीडिएट लाइन फ्रॉम वेयर स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीजोस्फेयर स्टार्ट। इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। नाउ दिस मीजोस्फेयर इज़ अ थर्ड लेयर। ओके, इट लाइज जस्ट अबव द स्ट्रेटोस्फेयर और ये एक्सटेंड करती है 80 किलोमीटर्स तक। तो पहला वाला था अपना ट्रोपोस्फेयर जो कि एक्सटेंड करता है एवरेज 13 किलोमीटर्स तक, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर्स तक, और उसके बाद मीजोस्फेयर इट एक्सटेंड्स फॉर 80 किलोमीटर्स ऑफ हाइट। एंड जो मीटियोर्स वगैरह है ये सारे जो बर्न करते हैं ये इसी लेयर में बर्न कर जाते हैं। तो अपने मीटियोर शावर वगैरह ये अपने को कहाँ से दिखता है, अपने को मीजोस्फेरिक लेयर से। ओके, इसके बाद आता है अपना थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है, थर्मोस्फेयर एज अ नेम सजेस्ट ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। ओके, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे थे क्या हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। एंड इन थर्मोस्फेयर द टेम्परेचर राइजेज increasingly. Okay, as we move up in thermosphere अपना टेम्परेचर राइज होता है। और आयनोस्फेयर जो है, आयनोस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। ओके, इम्पॉर्टेंट थिंग, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो इंटरमीडिएट लाइन है जहाँ से थर्मोस्फेयर स्टार्ट होता है और मीजोस्फेयर ख़त्म होता है, इट इज़ नोन एज मीजोपॉज। ओके,
तो थर्मोस्फेयर में क्या है, अपने आयनोस्फेयर भी, और यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रैपिडली, और ये एक्सटेंड करता है 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक। नाउ सी, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा थर्मोस्फेयर का, बट डेंसिटी ऑफ द एयर अपन ने पढ़ा था, डेंसिटी विद हाइट इट डिक्रीजेस। ओके, विथ हाइट डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना कम होता जा रहा है। दैट इज़ वाई अपने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत ही दूर दूर होंगे, एंड वी कैन नॉट फील दैट टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये जो लेयर है, कौन सी, अपनी थर्मोस्फेयर लेयर में जो आयनोस्फेरिक लेयर है, दिस लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन। तो जितने भी अपने रेडियो ट्रांसमिशन प्रोसेसेस हैं, जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द अर्थ टू अनदर प्लेस, ये यहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं। ओके, तो होता क्या है, यहाँ पे जैसे अपना लेयर है, और ये तो ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है, तो यहाँ तक अपनी रेज जाएंगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी वापस और यहाँ पे पहुँचेंगी। तो अपना जो सिग्नल है वो यहाँ से गया, ऊपर टकराया, और उसके बाद वापस आया। तो कहाँ से टकराएगा, कहाँ से लौटेगा? इट इज़ फ्रॉम थर्मोस्फेयर का जो पार्ट है आयनोस्फेयर, वहाँ से। ओके, थर्मोस्फेयर के बाद आता है अपना एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर एज अ नेम सजेस्ट, एक्सो मीन्स आउटर लेयर। ओके, तो अपर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ एग्जॉस्फेयर। ये एक बहुत ही थिन, यहाँ पे जो लेयर, ये जो लेयर है, इसमें बहुत ही कम एयर होती है, बहुत ही थिन लेयर ऑफ एयर होती है, और जो लाइट गैसेस हैं जो कि फ्लोट कर सकती हैं, जैसे कि अपना हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी। ओके, नेक्स्ट आता है अपना वेदर एंड क्लाइमेट। सी, एटमॉस्फेयर की वजह से अपना वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज़ होने की वजह से अपने वेदर और क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है अपना वेदर और क्लाइमेट। सी, वेदर इज़ अ डे टू डे और आवर टू आवर फिनोमेना। ओके, वेदर अपना कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि वेदर में क्या होता है, अपने टेम्परेचर वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज होती है। बट द क्लाइमेट, इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड। ओके, कई सालों तक जो अपना टेम्परेचर, एवरेज वेदर कंडीशंस रहती हैं काफ़ी लंबे पीरियड तक, उससे वो अपना क्लाइमेट रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट में अपने कई सारे इम्पॉर्टेंट फीचर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, इसको मेजर किससे करते हैं? इसको अपन थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। ओके, एंड टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, अपने को जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर, उसको अपन हमेशा एवरी डे वी कैन फील दैट टेम्परेचर। ओके, तो जब ठंड होगी तो टेम्परेचर काफ़ी कूल होगा एटमॉस्फेयर में, और अगर गर्मी होंगी तो टेम्परेचर काफ़ी वार्म होगा एटमॉस्फेयर में। ओके, तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर। कि एयर कितनी हॉट है या कितनी कूल है, उससे उसको अपन क्या कहेंगे? टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये जो टेम्परेचर है, इट डज़ नॉट चेंजेस ओनली बिटवीन डे एंड नाइट, बट टेम्परेचर कब चेंज होता है? समर में, विंटर में भी चेंज होता है। तो समर की जो अपनी डे टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म होगा एज़ कम्पेयर टू द विंटर का जो डे टाइम है, एंड समर का नाइट टाइम विल बी मच वार्मर, विंटर का नाइट टाइम विल बी मच कूलर एज़ कम्पेयर टू द नाइट टाइम ऑफ द समर। ओके, तो ये सिर्फ ड्यूरेनियल चेंज नहीं होता टेम्परेचर में, टेम्पोरल चेंज सिर्फ ड्यूरेनियल चेंज नहीं है अपना,
ये सीजनल चेंज भी है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं कि मतलब किस तरीके से टेम्परेचर कहाँ कहाँ पे कैसा होगा, दैट इज़ इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है, जो सन से जो एनर्जी आ रही है, सोलर एनर्जी आ रही है अर्थ तक, ओके, सन से जो सोलर एनर्जी आ रही है उसे अपन कहते हैं इंसोलेशन। तो अगर इंसोलेशन ज़्यादा होगा दैट मीन्स large amount of heat is large amount of energy is coming from the sun to earth surface, ओके, तो वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इफ़ लाइक टेम्परेट रीजन एंड पोलर रीजन, वहाँ पे सन रेज कम आ रही हैं तो इंसोलेशन कम है, दैट इज़ वाई टेम्परेचर इट इज़ लोअर। ओके, नाउ अमाउंट ऑफ इंसोलेशन decreases from equator towards the pole that we all know। इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, इंसोलेशन क्योंकि सबसे ज़्यादा है। ओके, अब जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाते रहेंगे, पोलवर्ड्स डायरेक्शन में अपन जाते रहेंगे, अपन देखेंगे कि जो अपने सन रेज है वो स्लांट होती जा रही है, दैट मीन्स इंसोलेशन कम होता जा रहा है। एंड जैसे जैसे इंसोलेशन कम होता जा रहा है टेम्परेचर इट इज़ ऑल्सो फॉलिंग, एंड पोल्स तक जाते जाते टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है। ओके, नाउ हेयर अपने को कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं। तो फॉर टेम्परेचर वी हैव थर्मोमीटर, फॉर प्रेशर वी हैव बैरोमीटर, प्रेशर को नापने के लिए वी हैव बैरोमीटर जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप सकते हैं अपन। टू मेजर रेनफॉल वी हैव रेन गेज, रेन गेज में अपन मेजर कर सकते हैं कितने अमाउंट की रेनफॉल हुई है, कितने मीटर रेनफॉल हुई है। लास्टली वी हैव विंड वेन, विंड वेन क्या होता है, इट शोज अस द डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, आगे चलते हैं अपन। नाउ सी टेम्परेचर के कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जो पोल्स होते हैं उनका टेम्परेचर हमेशा इक्वेटोरियल टेम्परेचर से कम होगा, एंड पोल्स पे जाते जाते टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। टेम्परेचर ऑफ सिटीज़, अर्बन एरिया का टेम्परेचर रूरल एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज जितने भी अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, ओके, एंड ऑल दीज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, रोड्स एंड ऑल दीज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो सन हीट है, सन से जो लाइट आ रही है, उससे जो हीट आ रही है, उससे क्या होता है, ये रोड्स वगैरह ये सारी गर्म हो जाती हैं। दे ट्रैप दिस हीट एंड दे वार्म अप, ओके, दे गेट वार्म्ड अप। और इसकी वजह से क्या होता है, डे टाइम पे कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू द रूरल रीजन, एंड हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। अब विलेजेस में क्या होता है, अपने विलेजेस में डायरेक्ट सनरेज आती है, बट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट सो मच, अपने प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इज़ कंपैरेटिवली लोअर एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। ओके, तो यहाँ पे जैसे हाई राइज बिल्डिंग होती है सिटीज़ वगैरह में, ये वार्म एयर को ट्रैप करती हैं, जिसकी वजह से सिटीज़ का टेम्परेचर क्या है वो ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया अपना टेम्परेचर। तो कुछ स्टैंडर्ड मेजरिंग टेम्परेचर मेजरमेंट्स हैं, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, इट इज़ 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का, इट इज़ 100 डिग्री। ओके, ये सेल्सियस में अपना सेल्सियस में नापा जाता है इसको। ओके, एयर प्रेशर इज़ आर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो एयर प्रेशर क्या है कि एयर जो है, जो अपना एटमॉस्फेयर है, वो कितना प्रेशर लगा रहा है। ओके, एयर में वेट होता है, वी ऑल नो एयर हैज़ वेट। इसके लिए अपना सिंपल एक्सपेरिमेंट है कि आप एक बलून में एयर फिल करो, ओके, एंड कंपेयर इट्स वेट विद द बलून विच इज़ नॉट इन्फ्लेटेड, जिसमें एयर फिल्ड नहीं है। तो आप देखेंगे द
बलून विच इज़ फिल्ड विद एयर वो कंपैरेटिवली भारी होगा उस बलून से दैट इज़ नॉट फिल्ड विद एयर. ओके, नाउ सी, जो एयर प्रेशर है वो कैसे डिफाइन करेंगे अपन एयर प्रेशर को. सिंपली अपन एयर प्रेशर को बोलेंगे एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि वेट ऑफ एयर से अर्थ सरफेस पे लग रहा है. तो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करती है अर्थ सरफेस पे उसे अपन कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर प्रेशर. तो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे, हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी अपन अपनी, तो क्या होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज़ होता जाएगा. ओके, ये सब क्यों होगा, एयर प्रेशर क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाएगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जैसे अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी कम होती जाएगी एयर की, और एयर डेंसिटी कम होगी तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर विल ऑब्वियसली बी लेस. ओके, अब ये तो था वर्टिकल अपना, जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा. बट नेक्स्ट आता है अपना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर. ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अर्थ सरफेस पे किस तरीके से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ सी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब अपना टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जब अपना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मैंने आपसे कहा था जब अपना टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कोई भी चीज़ है वो लाइट हो जाती है. ओके, वो हल्की हो जाती है. तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ा लेते हैं. अब जब मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. ओके, तो द एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर विल ऑलवेज हैव low pressure and the area having low temperature will have high pressure. Okay, तो low temperature means high pressure. तो pressure अपना टेम्परेचर का उल्टा होता है. अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर गिरेगा. ओके, और अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा. ओके, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे हाई प्रेशर लो प्रेशर होगा क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर है. वहीं पे पोल्स में जहाँ पे सबसे लो टेम्परेचर है देयर विल बी हाईएस्ट प्रेशर. ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में अपन ने हीटिंग फिनोमेना पढ़ा था कि कोई भी चीज़ जो हीट होगी, जिसको हीट मिलेगी दैट विल राइज अप. तो एरिया हैविंग हाई टेम्परेचर द एयर विल गेट हीटेड एंड राइज अप, जिसकी वजह से जो एरिया होगा, जो सरफेस एरिया है वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा. ओके, एंड लो प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर. ओके, क्योंकि एयर ऊपर की तरफ राइज हो रही है इसकी वजह से क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्मेशन होंगे. नाउ सी, वर्टिकली अपन ने पढ़ा जो सी लेवल वाला एरिया होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा. एंड एज वी गो अबव द सी लेवल, जैसे जैसे अपन सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे अपना क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता जाएगा. एंड हॉरिजॉन्टली क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा. एंड द एरिया हैविंग लो टेम्परेचर विल हैव हायर प्रेशर. ओके, और एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है. ओके, वाई दिस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर अपने को मिलेगा हायर क्लासेस में. ओके, नेक्स्ट आती है अपने विंड्स. विंड्स ये क्या है, ये एक मूवमेंट है एयर का फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया. तो एयर जब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है तो उस मूवमेंट को, उस मूविंग एयर को अपन क्या कहते हैं, विंड. ओके, तो विंड क्या करती है, विंड इज़ अ इरोडिंग एजेंट. ओके, तो ये जब
हाई स्पीड में होती है, तो इसकी वजह से कई नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, जैसे कि स्टॉर्म्स एंड ऑल। तो ये किसकी वजह से आते हैं? विंड की वजह से। ओके, तो विंड जो है वो जेंटली भी फ्लो कर सकती है और वो तेज़ी से भी फ्लो कर सकती है। ओके, आगे देखते हैं अपन। नाउ सी, विंड को अपन ब्रॉडली 3 टाइप्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली वी हैव परमानेंट विंड, जो हमेशा फ्लो करती रहेंगी। देन वी हैव सीजनल विंड्स एंड लास्टली वी हैव लोकल विंड्स। ओके, तो परमानेंट विंड्स कौन सी होती है? परमानेंट विंड जो 365 डेज़ 24/7 अपने जो विंड्स चलती रहती हैं, परमानेंट विंड्स, जैसे कि अपनी ट्रेड विंड्स हो गई, वेस्टर्लीज़ हो गई, ईस्टर्लीज़ हो गई, ये अपनी परमानेंट विंड है एंड दे ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, नाउ सी, इसको अपन देखते हैं विंड्स को। तो ये अपना है डायग्राम। सी, इक्वेटोरियल रीजन, ये अपना इक्वेटोरियल रीजन हो गया। ये क्या है? हाई टेम्परेचर एरिया, दैट मीन्स ये लो प्रेशर एरिया होगा। ओके, लो प्रेशर एरिया होगा। ओके, और ये जो अपना पोलर रीजन है, ये लो टेम्परेचर एरिया, दैट मीन्स इट विल हैव हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर। अब क्या है, जो बीच के एरियाज़ हैं वहाँ पे आप देखेंगे हाई प्रेशर एरिया और लो प्रेशर एरिया बन रहा है। वी हैव सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया एंड वी हैव सब पोलर लो प्रेशर एरिया। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ये वाले एरियाज़ कैसे बनते हैं। बस आप याद रखिएगा कि ये जो दोनों अपने प्रेशर एरियाज़ हैं, ये किसकी वजह से बन रहे हैं? टेम्परेचर की वजह से। ओके, एंड दीज आर डायनेमिक high pressure and low pressure belts. Okay, so we have equatorial high pressure belt, equatorial low pressure belt and polar high pressure belt. Along with it we have subtropical high pressure belt and subpolar low pressure belt. तो ये अपने 4 बेल्ट्स हो गए। नाउ सी, विंड हमेशा ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, विंड हमेशा ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो ये अपनी विंड ब्लो कर रही है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यहाँ पे भी विंड ब्लो करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके, ये विंड ब्लो कर रही है अपनी। अब क्या होगा, आप देख पा रहे हैं कि मैंने स्ट्रेट एरोज़ बनाई है, बट यहाँ पे क्या है, एरोज़ इस तरीके से मूव कर रही हैं। तो ये एरोज़ सीधी होने की जगह टिल्टेड क्यों है? ये क्वेश्चन अराइज होता है। ओके, तो ये जो टिल्ट है इन एरोज़ का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ। ओके, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इस रोटेशन की वजह से क्या है, जो विंड सीधी जानी चाहिए वो अगर सदर्न हेमिस्फेयर में आप देखोगे तो वो अपने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाती है, और लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाती है सीधा ना जाके। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर अपन देखेंगे तो ये जो विंड है वो सीधा ना जाके अपने राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाती है। ओके, तो आप अगर यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है विंड का, यहाँ से विंड सीधा जा रही है। ओके, तो अगर साउथ पोल में है तो आप यहाँ से इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ से आपके लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आप देखेंगे विंड मुड़ गई। और अगर आप नॉर्थ पोल पे हैं, विंड यहाँ से यहाँ पे जा रही है। ओके, तो आप यहाँ से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे इस प्लेस से, और यहाँ से विंड आपके राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ जाएगी। ओके, तो ये है अपने विंड्स जो कि हैं अपने परमानेंट विंड्स। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से, सॉरी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती है अपनी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स या फिर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नेक्स्ट है अपना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चल रही है। तो ये है अपनी प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज़
ओके, ये होती हैं वेस्टर्लीज। अब लास्टली हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जो अपनी विंड्स ब्लो करेंगी उन्हें कहते हैं अपन ईस्टर्लीज। ओके, तो ये हो गई अपनी ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, ये हैं अपनी परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स के बाद आती हैं सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? दीज विंड्स दे चेंज देयर डायरेक्शन विद द चेंज इन सीज़न। ओके, जैसे जैसे सीज़न में चेंजेस आएंगे ये विंड ब्लो करना स्टार्ट करेंगी और अपना डायरेक्शन चेंज करती रहेंगी विद द चेंज इन सीज़न। इसके एग्जांपल हैं अपनी मॉनसून विंड्स। ओके, सो वी हैव साउथ वेस्ट मॉनसून जो अब आ रहा है। ओके, उसके बाद सर्दियों के टाइम पे वी विल हैव नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि जिसको अपन कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसकी वजह से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ एरियाज़ में बारिश होती है। तो दे आर सीजनल विंड्स। लास्टली वी हैव लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अपनी विंड्स ब्लो करती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अ डे और अ ईयर, एक स्मॉल एरिया में। ओके, तो ये होती हैं अपनी लोकल विंड्स। जैसे इसमें आती है अपने लू अभी अपने गर्मियों में चल रही हैं, तो ये लू जो है वो एक लोकल विंड है, क्योंकि ये सीज़न के ईयर के एक पर्टिकुलर टाइम पे आती हैं और ये एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लो करती हैं। ओके, नाउ साइक्लोन्स क्या है? ये भी एक तरीके का नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि आता है बिकॉज ऑफ हाई स्पीड विंड्स। ओके, हाई स्पीड विंड्स की वजह से जो अपने साइक्लोन्स आते हैं वो नेचुरल डिज़ास्टर कॉज करते हैं। इसमें स्पीड जो विंड होती हैं उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। तो इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास, जैसे कि अपने कोस्टल रीजन्स में अभी आपने देखा होगा, रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा अम्फान के बारे में। अम्फान क्या है? ये एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जो बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ था। ये भी विंड के मूवमेंट की वजह से, एयर के मूवमेंट की वजह से, हाई स्पीड विंड्स की वजह से जनरेट हुआ था। ओके, तो इसी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये जो साइक्लोन्स है ये भी एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिसकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज होता है। नेक्स्ट आता है अपना, विंड के बाद आता है अपना मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? ये वाटर कंटेंट होता है एयर में। तो जब वाटर वेपर ये लैंड से या वाटर बॉडीज से एयर में आ जाती है, ओके, हीट की वजह से क्या होता है? अपना वाटर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसके अपन बोलते हैं वाटर वेपर। अब वाटर वेपर जब एयर में प्रेजेंट होती है तो वो हो जाता है मॉइस्चर ऑफ द एयर। ओके, मॉइस्चर की वजह से अब जितना वाटर वेपर होगा अपनी एयर में, एयर उतनी मॉइस्चर होगी। ओके, और मॉइस्चर जितना प्रेजेंट होता है एयर में उससे अपन कहते हैं ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ओके, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। जब एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर, एयर में जब वाटर वेपर काफ़ी होता है, काफ़ी अमाउंट में होता है, तो उसको अपन कहते हैं, उस एयर को बोलते हैं या उस दिन को अपन बोलते हैं ह्यूमिड डे। ओके, अब एयर जितनी गर्म होती जाती है, जितनी गर्म हवा होगी उसमें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वाटर वेपर को होल्ड करने की। ओके, तो जैसे जैसे एयर वार्मर होती जाती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इट इंक्रीजेस। तो ये क्या है? अगर ये वाटर बॉडी है सामने तो इट विल गेट मोर एंड मोर ह्यूमिड। ओके, अब जैसे डेजर्ट एरिया है, डेजर्ट एरिया का वार्म क्लाइमेट तो होता है, बट क्या है वहाँ पे एयर तो वार्म होगी बट वहाँ पे कोई वाटर सोर्स ही अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे कैसे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी जो अपनी एयर है उसमें। तो एयर में क्या चाहिए अपने को? हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई टेम्परेचर से क्या होगा? वाटर रिटेनिंग मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी जो है एयर की वो बढ़ जाती है विद टेम्परेचर। ओके, और वाटर सोर्स होना चाहिए जिससे क्या है? ह्यूमिडिटी आए उसमें, एयर में।
तो ऑन द ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई ऑब्वियसली, क्योंकि एयर में वैसे ही वाटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ओके, तो जो पानी है, तो जो एयर है वो और ज़्यादा वाटर को नहीं ले पाती है। ओके, तो क्या है, अपने जो वाटर है या फिर जो क्लोथ्स हैं उनको काफ़ी टाइम लगता है सूखने में ऑन द रेनी डे। ओके, और अपने पसीने वगैरह, अगर गर्मियों का दिन होता है, अगर ड्राई एयर है तो पसीने जल्दी सूख जाते हैं, तो वी फील अ लिटिल कंफर्टेबल एज़ कम्पेयर टू मॉइस्चर, वार्म मॉइस्चर डे। ओके, वार्म मॉइस्ट डे पे क्या होता है, अपने पसीने भी आते हैं बिकॉज ऑफ गर्मी, एंड क्योंकि मॉइस्चर इतना है एयर में, दैट इज़ वाई पसीने सूख भी नहीं पाते। ओके, सो इट गेट्स वेरी अनकम्फर्टेबल। अब वाटर वेपर क्या है, व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब एयर राइज होती है, वाटर वेपर राइज होता है, तो इट स्टार्ट्स कूलिंग, कूल होना शुरू हो जाता है। अब वाटर वेपर जैसे जैसे राइज करेगा, मैंने कहा था आपसे, हीट सोर्स से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं अपन, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता जाता है। ओके, तो जब वाटर वेपर ठंडे हो जाएंगे तो वो कंडेंस होके क्या फॉर्म करेंगे, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स क्या हैं, दे आर जस्ट द मासेस ऑफ सच ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो ठंडी होती जाती हैं और वो कलेक्ट होके एक साथ इकट्ठी होके ऊपर क्लाउड्स फॉर्म कर देती हैं। ओके, अब जब वाटर वेपर ऊपर राइज होता रहता है, क्लाउड्स फॉर्म होते रहते हैं, तो एक लिमिट आती है, उसके बाद क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन सैचुरेट हो जाता है। ओके, उसके बाद में जो ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स की जो ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो काफ़ी हैवी हो जाती हैं, इतनी हैवी हो जाती हैं कि अब एयर में वो झूल नहीं सकती, दे कांट फ्लोट इन द एयर। ओके, तो वो क्या है, रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से नीचे आ जाती हैं। ओके, तो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई, दे लीव वाइट ट्रेल्स बिहाइंड। ओके, तो वाइट ट्रेल्स आपको दिखेंगे, आपको दिखते होंगे एक लाइन के फॉर्म में, जैसे ही जेट प्लेन उड़ता है तो पीछे वाइट ट्रेल रह जाता है। तो ये वाइट ट्रेल क्या है, ये जो इंजन में मॉइस्चर होता है वो कंडेंस हो जाता है, तो ये वाइट ट्रेल बच जाते हैं। ओके, तो ये जो वाइट ट्रेल्स हैं ये अपन तब देख सकते हैं जब कोई भी एयर मूवमेंट नहीं हो रहा। ओके, अगर हवाएं चलेंगी तो क्या है, वाइट ट्रेल्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा, वो जो लेफ़्ट टाइप पार्ट है उसका कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, ये जो प्रेसिपिटेट होता है, ये जो ड्रॉपलेट्स प्रेसिपिटेट होती है हैवी होके, ये जो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आती हैं, इसे अपन कहते हैं, अगर ये लिक्विड फॉर्म में आती हैं तो इसे अपन कहते हैं रेन, और अगर ये थोड़े सॉलिड फॉर्म में आती हैं तो इसे अपन कहते हैं स्नोफॉल। ओके, अब मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर है अपना, मोस्ट ऑफ इट इज़ कलेक्टेड बिकॉज ऑफ रेनफॉल। ओके, तो होता क्या है, ये जो है अपना लैंड है और उसके नीचे अपना पेरेंट रॉक है। अपन जब भी गार्डन में पानी देते हैं, अपन खूब सारा पानी देते हैं, पर अपन देखते हैं कि अपन ने गमला पूरा भरा है, बट थोड़ी देर बाद क्या है, सॉइल के अंदर चला जाता है सारा पानी, सॉइल गीली हो जाती है पर पानी नहीं दिखता उसके ऊपर, पानी सारा अंदर चला जाता है। तो ये जो पानी अंदर जाने की जो कैपेसिटी होती है सॉइल की, इसे बोलते हैं पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल पोरस होती है, तो इसमें एयर और वाटर, ये सारी चीज़ें अंदर जा सकती हैं। ओके, तो ये तो है अपना लैंड एरिया जहाँ पे सॉइल है, और ये है पेरेंट रॉक। तो अब क्या होता है, पानी आता है। ओके, तो ये सॉइल पोरस है अपनी, तो पानी अंदर चला गया।
अब नीचे जाके क्या होता है, ये पेरेंट रॉक है, ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता, इम्परमिएबल लेयर है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, सॉरी, पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, वाटर स्टार्ट्स कलेक्टिंग। ओके, यहाँ पे वाटर कलेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये जो पानी इकट्ठा हुआ है इसे अपन बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ओके, इसे अपन क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। नाउ जो प्लांट्स हैं दे हेल्प टू प्रिजर्व वाटर। हाउ दे हेल्प टू प्रिजर्व वाटर, सी, प्लांट्स क्या होते हैं, वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिस वजह से क्या है, सॉइल जब पानी आता है तो सॉइल को बाइंड किया हुआ है रूट्स ने, प्लांट्स की रूट्स ने, तो पानी क्या है, वो इरोडिंग एजेंट का काम करता है। तो सॉइल अगर लूज़ है तो वो सॉइल को अपने साथ ले जाएगा, बट अब क्या है, सॉइल इज़ बाइंडेड विद द रूट्स ऑफ प्लांट। तो क्या होगा, पानी जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, इट कैनॉट टेक सॉइल विद इटसेल्फ, क्योंकि सॉइल तो बाइंडेड है, तो ये क्या है, ये खुद ही एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल में पानी, तो इरोजन नहीं होगा, साथ ही साथ में वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, विच विल रीजनरेट आर वाटर टेबल। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म वी हैव 3 टाइप ऑफ रेनफॉल। 3 तरीके की रेनफॉल है अपनी। फर्स्ट इज़ कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओके, कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, वार्म एयर राइज होती है। ओके, राइज होती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, वार्म एयर राइज होती है, और वार्म एयर है वो राइज हो रही है, तो उसमें क्या है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी है। ओके, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफ़ी है, तो वाटर मॉइस्चर रिटेन करेगी और ऊपर जाती जाएगी। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाती जा रही है वो ठंडी होती जा रही है। ओके, और ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाएगी और क्लाउड फॉर्म कर लेगी। नाउ एक लिमिट के बाद क्या होगा, दिस कंडेंस्ड क्लाउड इट बिकम्स सो हैवी दैट एयर कांट कैरी इट्स लोड। तो अब ये प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस से नीचे आ जाएगा। तो ये प्रेसिपिटेशन 2 फॉर्म में हो सकता है, एक तो स्नोफॉल में, फॉल फॉर्म में, या फिर एक हो सकता है अपने रेनफॉल फॉर्म में। इन दोनों ही टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन में अपने क्या हो रही है, पानी वापस से नीचे आ रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें सिंपल प्रोसेस है, वाटर ऊपर उठेगा, वार्म एयर ऊपर उठेगी जिसमें मॉइस्चर होगा, और फिर बादल बनेंगे और बारिश आएगी। ओके, नेक्स्ट आता है अपना ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल, सी हेयर, इसमें क्या है, एक रिलीफ फीचर होगा अपना। रिलीफ फीचर में भी मेनली अपन बात करेंगे माउंटेन की, माउंटेन या हायर ऑल्टीट्यूड वाले रीजन की। तो इसमें क्या होगा, जैसे अपने मॉनसून का एग्जाम्पल लो, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। इससे अपने को ये भी पता चल जाएगा कि राजस्थान में अपने डेजर्ट क्यों है। सी, इनको आप हिमालयाज़ मानो। ओके, दीज माउंटेन आर हिमालयाज़, और ये जो एयर आ रही है इनको आप मॉनसून विंड्स मानो। ओके, मॉनसून विंड्स। नाउ सी, अपन ने पढ़ा था एयर जब राइज होती है, एयर राइज होती है तो क्या होती है, वो कूल होती जाती है। ओके, और एक लिमिट पे जाके कंडेंस हो जाती है। अब ये जो अपना मॉनसून विंड्स है, ये जब हिमालय से टकराती हैं तो ये एक लिमिट तक राइज करती हैं। जब ये राइज करती हैं तो ये ठंडी होती जाती हैं, तो क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाता है। क्लाउड एक लिमिट के बाद भारी हो जाता है, दैट एयर कांट लिफ्ट इट्स वेट। ओके, तो क्या होता है, वो बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होके नीचे आ जाता है सारा पानी वापस से। इस टाइप की रेनफॉल को अपन बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाउ सी, अरावली रेंजेस जो हैं अपनी, अरावली रेंजेस जो हैं अपनी, वो क्या है अपनी, जैसे ये आप देखिए, ये इंडिया है, ये मॉनसून विंड्स आ रही हैं। ओके, ये अपनी मॉनसून विंड्स है। अरावलीज दे रन पैरेलल टू दीज मॉनसून विंड्स। ओके, ये मॉनसून विंड्स के पैरेलल चलती हैं।
अनलाइक हिमालयाज, हिमालयाज क्या है, सॉरी, हिमालयाज इस तरीके से हैं, ये मॉनसून विंड्स के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनके सामने खड़े हुए हैं। ओके, दे आर नॉट रनिंग पैरेलल टू द मॉनसून विंड्स। इसकी वजह से क्या है, हिमालय से जैसे ही मॉनसून विंड्स टकराती हैं वो वहाँ पे काफ़ी बारिश करती हैं, बट अरावलीज दे रन पैरेलल टू मॉनसून विंड्स, तो मॉनसून विंड्स इनसे टकराती नहीं है, जिसकी वजह से बारिश नहीं होती। ओके, तो अब क्या है, ये अपने अरावलीज हैं, मॉनसून विंड साइड से निकल गई, तो ये तो हो गया विंडवर्ड साइड। ओके, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ी बहुत बारिश होगी बिकॉज ऑफ हिमालयाज एंड अदर फैक्टर, बट जो अपना दूसरा साइड है जैसलमेर, बाड़मेर, थार डेजर्ट वाला एरिया, वो क्या हो गया, लीवर्ड साइड, वहाँ पे तो बारिश बिल्कुल ही नहीं पहुँची। ओके, तो हिमालयाज में भी ये विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड आता है। ये अपने हिमालयाज हैं, यहाँ पे मॉनसून टकराया, राइज हुआ और यहाँ पे बारिश हो गई इस साइड में, जो अपना गैंगेटिक प्लेन वगैरह वाला एरिया है। बट पीछे की साइड जो अपना लद्दाख वाला एरिया है, वो एरिया ड्राई रह गया, उसे कहेंगे अपन लीवर्ड साइड। ओके, तो लद्दाख वगैरह जो एरिया है वो अपना कोल्ड डेजर्ट एंड थार डेजर्ट इज़ आर हॉट या वार्म डेजर्ट। ओके, lastly we have साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या है, सिंपली इसमें देखिए, बाकी ये जो डिटेल में अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, कोल्ड एरिया है, ये कोल्ड एरिया है। ओके, तो यहाँ पे अगर कोल्ड एरिया है तो एयर भी कूल होगी। ओके, कूल एयर है, तो यहाँ पे क्या है, या तो वार्म विंड आती है, तो वार्म विंड क्या है, कूल एयर के कंपैरिजन में लाइटर विंड है, तो वार्म विंड राइज करेगी और रेज करेगी, तो उस वार्म विंड में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी होने की वजह से ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करेगी, ये ऊपर राइज करेगी, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, कंडेंसेशन होगा और फिर हैवी हो जाएंगे क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, एक तो ये हो गया कि वार्म विंड आ रही है, ओके, तो भी राइज होगी वार्म विंड। नेक्स्ट हो गया अपना कि वार्म एरिया है, ये अपना वार्म एरिया है। ओके, ये अपना वार्म एरिया है, यहाँ पे वार्म एयर है, वार्म एयर फ्लो कर रही है। ओके, अब क्या होता है कि कोल्ड एयर कहीं से आती है। अब कोल्ड एयर अगर आएगी तो वो इस एरिया को ऑक्लूड कर देगी, ऑक्लूड कर देगी, मतलब इस एरिया में कोल्ड एयर हैवी होगी, तो वो क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी, वो सेटल होने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ। अब जब कोल्ड एयर नीचे की तरफ सेटल होगी, दैट मीन्स वार्म एयर को ऊपर उठना पड़ेगा। अब जब वार्म एयर ऊपर उठेगी तो विद द अपलिफ्टिंग एयर क्या होगा, मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसमें, क्योंकि वो वार्म एयर है तो इसके अंदर मॉइस्चर है। ओके, अब जैसे 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 वो ऊपर उठती जा रही है, वो ठंडी होती जा रही है, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, उसके बाद में क्लाउड्स हैवी हो जाएंगे, दैट एयर कांट कैरी देयर लोड्स, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा। इस टाइप की रेनफॉल को अपन बोलेंगे साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल में दो फिनोमिनन हो गए, या तो वार्म एयर आ रही है कहीं से कोल्ड रीजन में, तब क्या होगा, वार्म एयर राइज करेगी, या फिर अपने कोई वार्म रीजन है जहाँ पे अचानक से कोल्ड एयर आ रही है, तो कोल्ड एयर आएगी तो वो सेटल होने की कोशिश करेगी, सेटल होने में उसे वार्म एयर को या तो ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा या वो उसे धकेल देगी। ओके, तो वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, तब क्या होगा अपना, वार्म एयर ऊपर की तरफ उठेगी, क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, फिर क्लाउड्स भारी हो जाएंगे एंड प्रेसिपिटेशन होगा, जिसकी वजह से अपने साइक्लोनिक रेनफॉल वाला पूरा फिनोमेना होगा। ओके, तो ये थे अपने 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। कौन कौन से थे, साइक्लोनिक रेनफॉल जो कि वार्म और कोल्ड एयर के
के वजह से होते हैं। ओके, या तो वार्म एयर आ जाती है किसी एरिया में या कोल्ड एयर आ जाती है किसी वार्म एरिया में। ओके, नेक्स्ट है अपने ओरोग्राफिक रेनफॉल। किसी फिज़िकल फीचर की वजह से एयर को राइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है जिसकी वजह से अपने रेनफॉल होती है। लास्टली कन्वेक्शनल रेनफॉल, जिसमें सिंपली वार्म एयर राइज करेगी, क्लाउड्स फॉर्म होंगे एंड ऑल दैट प्रोसेस। ओके, नाउ रेनफॉल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अर्थ पे जो फ्रेश वाटर का सोर्स है बहुत कम है, रिवर लेक्स, जिसमें से भी जो मेजॉरिटी पार्ट है वो आइस के फॉर्म में है। ओके, तो रेनफॉल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑफ फ्रेश वाटर। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे अभी इरिगेशन इतना नहीं है, कुछ सालों में इरिगेशन काफ़ी बड़ा है, इरिगेशनल फैसिलिटी काफ़ी बड़ी है, बट स्टिल वी हैव सम एरियाज, सम फार्मर्स विच आर नॉट हैविंग इनफ फंड्स टू जो इरिगेशन इक्विपमेंट्स हैं उनको प्लांट कर सकें, तो दे आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन rainfalls for the irrigation of their farmland. Okay, तो rainfall is very important। तो ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड करती है, और लेस रेनफॉल होगी तो क्या होगा, वाटर स्कैरसिटी होगी और ड्रॉट वाली सिचुएशन बन जाएगी। और सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है कई जगह पे। ओके, so with this our chapter ends. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.